नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज दिनांक है 31 अगस्त 2021 और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के एडिटोरियल की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वह अ मोनेटाइजेशन मूव दैट डजंट टिक मोस्ट बॉक्सेस का हिंदी में मतलब है एक मुद्रीकरण कदम जो अधिकांश बॉक्सों पर टिक नहीं करता। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन निवेश की मांग को किक स्टार्ट करने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सर्वोत्तम मूल्य का एहसास करने में मदद नहीं कर सकती है। सरकार ने अगले 4 वर्षों में सार्वजनिक संपत्ति या अधिक सटीक रूप से उनकी राजस्व धाराओं को बेचने के लिए एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन या एनएमपी लॉन्च किया है। पाइपलाइन में ज़्यादातर रेलवे स्टेशन, फ्रंट कॉरिडोर, हवाई अड्डे और पुनर्निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड टोल राजस्व देने वाले शामिल हैं, जो कि 6 लाख करोड़ या 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 3% है। जैसा कि केंद्रीय बजट में उल्लिखित है, एनएमपी का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए संसाधन जुटाना है। संसाधन जुटाने के अन्य 2 तरीके हैं। एक, विकास वित्त संस्थान डीएफआई की स्थापना और केंद्र और राज्य के बजट में बुनियादी ढांचे के निवेश का हिस्सा बढ़ाना। कठिन प्रश्न, प्रस्तावित संपत्ति बिक्री मुद्रीकरण कई सवाल उठाती है। वैचारिक रूप से यह पिछले 3 दशकों से प्रचलित विनिवेश और निजीकरण डीपी से कैसे भिन्न है। चूंकि डीपी की आय राजस्व लगभग हर साल लक्ष्य से गंभीर रूप से चूक गई है, एनएमपी लक्ष्य कितने विश्वसनीय हैं और उसके अलग अलग प्रदर्शन करने की संभावना कैसे है। क्या एनएमपी पेट्रोलियम उत्पादों पर करों में भारी वृद्धि के बावजूद लगभग 2 सालों की निराशाजनक उत्पादन वृद्धि, स्थितिकर जीडीपी अनुपात के बाद सार्वजनिक वित्त को किनारे करने का एक बेताब प्रयास है? यदि हाँ, तो क्या सार्वजनिक संपत्ति के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए ऐसी संकट बिक्री वांछनीय है? क्या बाजार कीमतों को कम करने में अर्थव्यवस्था की विकट स्थिति का कारक नहीं होगा, जैसा कि किसी भी संकटपूर्ण बिक्री में होता है? एनएमपी स्टेट मोनिट माफ कीजिएगा एनएमपी एसेट मोनेटाइजेशन को एसेट सेल से यह कहकर अलग करता है। अब क्या कहकर अलग करता है उसको ध्यान से सुनिए। एसेट मुद्रीकरण, जैसा कि यहाँ विचार किया गया है, एक सीमित अवधि के लाइसेंस या एक संपत्ति के लिए सरकार या एक सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व में एक निजी क्षेत्र की इकाई को एक सीमित अवधि के लिए आवश्यक है। अग्रिम या आवधिक विचार, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, परिसंपत्ति मुद्रीकरण एक अंतर्निहित ब्याज दर, चाहे वह संपत्ति की बिक्री या पट्टा हो, के साथ राजस्व की भविष्य की धारा के शुद्ध वर्तमान मूल्य एनपीवी के समान है। एक फुटनोट में एनएमपी दस्तावेज आगे स्पष्ट करता है, बिक्री यानी संपत्ति के कानूनी के स्वामित्व का हस्तांतरण केवल हिस्सेदारी के विनिवेश जैसे मामलों में ही परिकल्पित है। फिर से वैचारिक भ्रम की स्थिति प्रतीत होती है। अल्पांश इक्विटी की बिक्री से प्रबंधकीय नियंत्रण में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसकी पहल को पहले के प्रयासों से अलग करने का आधिकारिक प्रयास कमजोर और गलत लगता है। ऐतिहासिक चूक, एनएमपी मुख्य रूप से मुद्रीकरण को लागू करने के 2 तरीकों की रूपरेखा तैयार करता है, सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी और शेयर बाजार को टैप करने के लिए संरचित वित्त पोषण। बुनियादी ढांचे में पीपीपी भारत में एक वित्तीय आपदा रही है, जैसा कि 2003-08 के आर्थिक उछाल के बाद हुआ था। निश्चित रूप से भारत ने मुंबई और दिल्ली में विश्व स्तरीय हवाई अड्डे बनाए और राजमार्ग सड़क पुनर्निर्माण को गति दी। हालांकि 2008 के वित्तीय संकट के बाद जैसा कि विश्व अर्थव्यवस्था और व्यापार में गिरावट आई और जैसे ही भारत की जीडीपी विकास दर तेजी से धीमी हुई, मांग और ऋणग्रस्त कंपनियों के लिए राजस्व को नुकसान पहुंचा। कई पीपीपी परियोजनाएं बैंक ऋण चुकाने में विफल रहीं। बैंकों के पास गैर निष्पादित संपत्तियां एनपीए थी। इसके अलावा चूंकि अधिकांश उधार राजनीतिक रूप से जुड़े कॉरपोरेट घरानों या फर्मों बॉलीगॉचर्स के रूप में जेम्स कैबरी द्वारा अपनी पुस्तक द बिलियनियर राज में वर्णित को दिया गया था, ऋण समाधान राजनीतिक और बैंकिंग प्रणाली के क्रॉस हेयर में आया था। भारत अभी भी बिना किसी आसान और विश्वसनीय समाधान के उस दौर की विरासत से जूझ रहा है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्विट को
शेयर बाजार से वित्त जुटाने के वैकल्पिक साधन के रूप में पेश किया जा रहा है। सिद्धांत रूप से इनविट एक म्यूचुअल फंड की तरह है, जिसका प्रदर्शन काफ़ी हद तक स्टॉक की कीमतों से जुड़ा हुआ है। 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद विनिवेश प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, यह याद करने के लिए किसी भी स्मृति को याद करना सार्थक हो सकता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पीएससी के शेयरों के ऑफलोडिंग बंडल द्वारा वित्तीय संस्थान यूटीआई को था, जिसने बदले में सर्वोत्तम मूल्य का एहसास करने के लिए तेजी से बढ़ते द्वितीयक शेयर बाजार में मंडलों को बेच दिया। हर्षद मेहता घोटाले के मद्देनजर बाजार में गिरावट के कारण अत्यधिक उत्साह अल्पकालिक था, हालांकि लगभग पूरे दशक के लिए विनिवेश प्रक्रिया को रोकना और बदनाम करना था। इसलिए मौजूदा शेयर बाजार में तेजी से इस विचार के साथ फिर से आसक्त होने से पहले ऐतिहासिक गलत कदमों से सबक सीखने लायक हो सकता है। जैसा कि कई लोगों ने आशंका जताई है, वर्तमान में उच्च स्टॉक की कीमतें वैश्विक वित्तीय बाजार में बढ़ी हुई अनिश्चितताओं के साथ एक बुलबुले की तरह लगती हैं। यूएस फेड अपने संपत्ति खरीद कार्यक्रम, मात्रात्मक सहजता के रूप में जाना जाता है, को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। गर्म धन प्रवाह, जिसने भारतीय स्टॉक की कीमतों को बढ़ावा दिया है, खराब आश्चर्य फेंक सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट, जो कि वार्षिक है, उसके अनुसार 2020-21 में महामारी और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में 8% की कमी आई है। चालू वर्ष पूर्व महामारी सकल घरेलू उत्पाद के स्तर को फिर से हासिल करने की सबसे अच्छी संभावना है। कुल बचत और विनिवेश दरें अर्थात जीडीपी के अनुपात के रूप में सिकुड़ गई हैं। अपेक्षित रूप से, हालांकि शेयर बाजार फल फूल रहा है, वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ बहुत कम संबंध के साथ अल्पकालिक विदेशी पूंजी प्रवाह के लिए नृत्य कर रहा है। इसकी संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए परिसंपत्ति मुद्रीकरण प्रयास बिक्री से कम नहीं लगता है। अन्य समाधान इस प्रकार एक बदनाम पीपीपी मॉडल पर या एक फालतू शेयर बाजार में अस्थिर विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई निवेश पर अत्यधिक आवश्यक निवेश पुनरुद्धार रणनीति को लंगर डालना नासमझी है। संपत्ति मुद्रीकरण के बजाय बाजार और केंद्रीय बैंक से प्रतिबद्ध उधार के साथ ऋण का मुद्रीकरण क्यों नहीं? वित्तीय प्रणाली के साथ तरलता के साथ बैंक ऋण के लिए कोई लेने वाला नहीं है। प्रस्तावित निवेश को वित्त क्यों नहीं, जैसा कि बजट में परिकल्पित है? सरकारी उधार द्वारा इस तरह के विचार के खिलाफ सामान्य आपत्तियां 3 हैं: उधार लेने की लागत, निजी निवेश की भीड़ बाहर और मुद्रास्फीति का खतरा। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2020-21 में केंद्र सरकार की उधारी की भारी औसत लागत 5.8% थी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई संयुक्त द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति दर 6.2% थी। इस प्रकार नकारात्मक 0.4% वास्तविक ब्याज दर नाम मात्र ब्याज दर 0 मुद्रास्फीति दर है के साथ घरेलू मुद्रा में घरेलू उधार एक चोरी है। बाजार में चल निधि की अधिकता के कारण निजी निवेश में भीड़भाड़ होने की संभावना बहुत कम है। मुद्रास्फीति जोखिम भी कम समग्र मांग दबावों, स्थानीयकृत लॉकडाउन के कारण अस्थायी बाधाओं को छोड़कर के साथ सीमित है। जीडीपी अनुपात में बढ़ते सार्वजनिक ऋण को अक्सर बॉन्ड रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग डाउनग्रेड करने के संभावित जोखिम के रूप में लाल झंडी दिखा दी जाती है। यदि ऋण का उपयोग उत्पादक रूप से सकल घरेलू उत्पाद का विस्तार करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे जोखिम न्यूनतम प्रतीत होते हैं। इसके अलावा अस्थिर पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बढ़ते विदेशी ऋण में शायद बाहरी अस्थिरता के लिए अधिक जोखिम होता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 2020-21 में पिछले वर्ष की तुलना में 6,800% बढ़कर $38 बिलियन हो गया है, जो कि मई में जारी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार है। यह शायद उत्पादक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली घरेलू मुद्रा में ऋण मुद्रीकरण में संभावित वृद्धि की तुलना में अधिक वित्तीय खतरा बन गया है। दृष्टिकोण में संक्षेप में, एनएमपी एक महत्वाकांक्षी खुदरा बिक्री या राजस्व देने वाली सार्वजनिक पूंजी परियोजनाओं का पट्टा है। भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रक्रिया को पटरी से उतारने के संभावित खतरों के साथ निवेश की मांग को पुनर्जीवित करने और आर्थिक गिरावट को रोकने के लिए एनएमपी को लागू करने के लिए प्रस्तावित मुख्य साधन सार्वजनिक निजी भागीदारी और शेयर बाजार आधारित निवेश ट्रस्ट इनविट हैं। दोनों में गंभीर कमियां हैं, जैसा कि अनुभव दर्शाता है। पिछली गलतियों को कैसे दूर किया जाए, इस पर एनएमपी दस्तावेज खामोश नजर आता है।
इसलिए एनएमपी एक आग की बिक्री की तरह प्रतीत होता है, जो निवेश की मांग को शुरू करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति के सर्वोत्तम सामाजिक मूल्य का एहसास करने में मदद नहीं कर सकता है। यदि निवेश की मांग को जल्दी से पुनर्जीवित करना वास्तविक लक्ष्य है, तो संपत्ति मुद्रीकरण की तुलना में ऋण मुद्रीकरण एक बेहतर विकल्प लगता है। यह कम परिचालन और लेन देन लागत के साथ एक थोक व्यवसाय है और वर्तमान में नकारात्मक ब्याज दर है। वित्तीय बाजारों में अतिरिक्त तरलता और कुल मांग के साथ मुद्रास्फीति का खतरा न्यूनतम लगता है। इस तरह की लक्षित उधारी अगर जल्दी से बुनियादी ढांचा निवेश परियोजनाओं में फनल हो जाती है, तो निजी निवेश में भीड़-भाड़ निवेश आधारित आर्थिक पुनरुद्धार के एक पूर्ण चक्र को प्रज्वलित कर सकता है। ये बातचीत का अंश था। आर नागराज, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, तिरुवनंत माफ कीजिएगा, केरल के जो अ, समय हेड हैं आर नागराज जी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एडिटोरियल की अगली न्यूज़ जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं, जिसका टाइटल है इंडिया इज वॉकिंग द ग्रीन टॉक। का हिंदी में मतलब है कि भारत वास्तव में हरित बात कर रहा है। अब क्या बात कर रहा है, चलिए पढ़ना चालू करते हैं। अपनी सभी चुनौतियों के बावजूद देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को पूरा करने में एक वैश्विक उदाहरण स्थापित कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते, जो कि दिसंबर 2020 में हुआ था, कि 5वीं वर्षगांठ पर भारत समझौते का पालन करने वाला एकमात्र G20 राष्ट्र था, या कि एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में देश को लगातार 2 वर्षों के लिए शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के 90% प्लस उत्सर्जन करने वाले देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, या कि उन्नत ज्योति बायो अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल उजाला योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जीरो सब्सिडी एलईडी बल्ब कार्यक्रम है। एक वैश्विक तुलना की आवश्यकता। इन उपलब्धियों के बावजूद ग्लासगो में नवंबर 2021 के लिए निर्धारित पार्टियों के सम्मेलन COP26 के लिए भारत पर वैश्विक दबाव तेज हो रहा है। इस साल की शुरुआत में COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा और संयुक्त राज्य अमेरिका के जलवायु के लिए विशेष राष्ट्रपति के दूत जॉन केरी ने भारत का दौरा किया। जुलाई में अमेरिका ने हर महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था को 2030 तक सार्थक कमी करने के लिए कहा। यह हमें प्रश्न पर लाता है, क्या पेरिस समझौते में प्रतिबद्ध अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC को बढ़ाने के लिए भारत पर दबाव बनाना उचित है? हम भारत के प्रदर्शन के साथ अन्य देशों की उपलब्धियों की तुलना करके इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। यह देखते हुए कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सार्वजनिक अच्छा है और एक फ्री राइडर समस्या है, देशों के लिए अपने उचित हिस्से का योगदान करने के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन नहीं है, क्योंकि वे अन्यथा भी लाभ उठा सकते हैं। आइए पहले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को इकट्ठा करें। क्योटो प्रोटोकॉल के 2 दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जन प्रति व्यक्ति मीट्रिक टन के लिए विश्व बैंक के आंकड़ों की जांच से पता चलता है कि वर्तमान दर पर चीन और अमेरिका दोनों 2030 में भारत की तुलना में 5 गुना अधिक उत्सर्जन कर सकते हैं। यूके का उत्सर्जन स्तर इससे अधिक हो सकता है, भारत का है 1.5 गुना। ब्राजील अपने घने जंगलों के साथ समान स्तरों पर समाप्त हो सकता है। चीन और अमेरिका पर हाल के प्रयासों में पिछले साल चीन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शून्य की दौड़ में शामिल हुआ और 2060 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा। दिलचस्प बात यह है कि यह उत्सर्जन वक्र को मोड़ने के लिए 2030 तक CO2 उत्सर्जन को चरम पर लाने की उम्मीद करता है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण जो सरकार के कार्यों पर नजर रखता है ने भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, सबसे चिंताजनक बात यह है कि चीन कोयला उद्योग का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि बाकी दुनिया में गिरावट का अनुभव है और अब इसका आधा हिस्सा है। दुनिया की कोयला क्षमता हाल ही में अमेरिका पेरिस समझौते में फिर से शामिल हुआ और 2030 में उत्सर्जन को 50 से 52% तक कम करने और 2050 तक पूरी अर्थव्यवस्था में शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि वे जलवायु परिवर्तन पर अपनी लड़ाई को फिर से सक्रिय करते हैं, कानून सीधा नहीं हो सकता है। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की ताकत को देखते हुए फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया।
कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्रांसीसी सरकार ने अपने विमानन उद्योग को उबारने के लिए भारी शर्तें निर्धारित की। हालांकि विश्लेषकों का कहना है घरेलू उड़ानों से उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई आधार रेखा तय नहीं की गई थी और यह स्पष्ट नहीं है कि घरेलू यात्रा के लिए रेल को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए थे। एक ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री 2018 में उत्सर्जन कमी लक्ष्य के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के प्रस्ताव पर अपनी कुर्सी खो बैठे। जटिल घरेलू राजनीति ने उन्हें समस्या का समाधान करने से रोक दिया। देश के कमजोर होने के बावजूद और प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ के हिस्सों की हाल के वर्षों में मृत्यु हो गई। ऑस्ट्रेलिया में यह कम से कम तीसरा उदाहरण था जब जलवायु मुद्दों ने अपने प्रधानमंत्री को नीचे लाया। यह दिखाता है कि सरकारों के लिए जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए नीतियां विकसित करना कितना मुश्किल है, इसे चलाना जैसे बात करना। अपनी सभी चुनौतियों की तुलना में भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 40% विद्युत शक्ति स्थापित करने के लिए एनडीसी प्रतिबद्धता को पूरा करने और उससे आगे निकलने के लिए ट्रैक पर है। जैसा कि रिपोर्ट या दस्तावेज दिखाते हैं, यह हिस्सा 38.18% जो कि नवंबर 2020 तक का है। इसी तरह 2020 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 20 से 25% तक कम करने की स्वैच्छिक घोषणा के खिलाफ भारत ने 2005 से 2016 के बीच इसे 24% तक कम कर दिया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इन लक्ष्यों को कोपेनहेगन 2009 में विकासशील देशों के लिए प्रतिबद्ध 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर में से लगभग 2% के साथ हासिल किया, जिसे 2015 तक पूरा किया गया। अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में भारत 2022 तक 175 GW अक्षय ऊर्जा क्षमता और 2030 तक 450 GW प्राप्त करने के लिए सबसे व्यापक अक्षय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमों में से एक को लागू कर रहा है। भारत ने पर्यावरण संरक्षण के साथ अपने महामारी के बाद पुनरुद्धार को भी जोड़ा है। राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में सरकार ने कई हरित उपायों की घोषणा की, जिसमें बायोगैस और क्लीनर ईंधन में 26.5 बिलियन का निवेश, कुशल सौर फोटोवोल्टिक पीवी और उन्नत रसायन सेल बैटरी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन में 3.5 बिलियन और वनीकरण के लिए 780 मिलियन डॉलर शामिल हैं। कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि भारत को वैश्विक स्तर पर कार्रवाई का प्रदर्शन करने की जरूरत है। हालांकि हमें इस बात की सराहना करने की आवश्यकता है। कई चरणों के बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर संसाधन समृद्ध देशों का एक गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, सरकारों की एक साझेदारी, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों बहुपक्षीय की स्थापना के लिए नेतृत्व प्रदान किया। विकास बैंक, क्षेत्र और ज्ञान संस्थान। विकसित राष्ट्र विशेष रूप से पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा नहीं करने वाले क्षेत्राधिकारों पर भी अपना दबाव बढ़ा सकते हैं। इस स्तर पर भारत हमेशा स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आकलन साझा कर सकता है, यह स्वीकार करते हुए कि हमारी जलवायु कार्रवाई अच्छी तरह से 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग लक्ष्य के अनुकूल है। वैश्विक उत्सर्जन में भारत का योगदान किसी भी इक्विटी मानदंड से दुनिया भर में कार्बन बजट के अपने समान हिस्से से भी कम है। संक्षेप में भारत ने वास्तव में बात की है। अन्य देशों को अपने वादों को शीघ्र पूरा करना चाहिए और COP26 से पहले ठोस परिणाम प्रदर्शित करना चाहिए। किसी भी मामले में हम अपने हितों की रक्षा के साथ साथ पहले स्टॉक टेक 2023 के लिए NDC को हमेशा स्वप्रेरणा से संशोधित कर सकते हैं। पूरे ग्रह को बनाए रखने की जिम्मेदारी कुछ ही देशों पर नहीं बल्कि सभी को करनी होगी। ये सुमंत नारायण जो कि एक सिविल सेवक हैं साथ बातचीत, ये 4 उनके व्यक्तिगत। इसी के साथ ये न्यूज़ होती है, बढ़ते हैं। एडिटोरियल की अगली न्यूज़ है अमेरिकाज एशिया पॉलिसी। हिंदी में मतलब है अमेरिका की एशिया नीति। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अफगान पराजय के बावजूद अमेरिका आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर देना चाहिए। राष्ट्रपति जो बिडेन ने अपने देश की जल्दबाजी के लिए न केवल रिपब्लिकन से अपेक्षित आलोचना का सामना करने की असहज स्थिति में खुद को पाया है, अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर और व्यापक अमेरिकी जनता के बीच ईंट पत्थर भी पाई है।
पिछले हफ्ते हुए बम धमाकों में कम से कम 13 अमेरिकी सैनिकों और दर्जनों अफगान नागरिकों की मौत ने इस समय सीमा के पूर्व ज्ञान के बावजूद वापसी के पीछे योजना की स्पष्ट कमी को रेखांकित किया। काबुल हवाई अड्डे पर अराजक हिंसक दृश्य, तालिबान के काबुल और अन्य अफगान क्षेत्रों के अनछुए अधिग्रहण की गहरी विडंबना से घिरे हुए ने भी निसंदेह अमेरिकी नीति निर्माताओं को स्तब्ध कर दिया है। विशेष रूप से 1975 में साइगॉन की तुलना में बिडेन अब दक्षिण एशिया क्षेत्र में वॉशिंगटन की व्यस्तता की बड़ी तस्वीर को अपने घरेलू राजनीतिक घटकों को इस तरह बेचने की उम्मीद कर रहे हैं जिससे जिससे व्हाइट हाउस की प्रतिष्ठा को नुकसान सीमित मात्रा में हो। पहला कदम, लंबे समय तक अफगानिस्तान पर अमेरिकी नीति प्रतिमान को बॉयलर प्लेट दृष्टिकोण से संस्था निर्माण की ओर स्थानांतरित करने के लिए एक ऐसे समाज को संचालित करने की राजनीतिक जटिलताओं को पहचानने के लिए होगा जहां आदिवासी और जातीय वफादारी सरकार द्वारा तर्क संगत निर्णय लेने के लिए पश्चिमी मानदंडों को प्रभावित करती है। आंशिक रूप से इसका अर्थ यह नहीं है कि तालिबान को सत्ता में आने और अफगानिस्तान पर शासन करने के इरादे की घोषणा करने का अवसर मिलने से पहले उसके साथ संबंध तोड़ना नहीं है। उस भूमिका की भी पहचान होनी चाहिए जो तीसरे पक्ष बेहतर या बदतर के लिए निभाने जा रहे हैं। बड़ी तस्वीर में वाशिंगटन के लिए जवाब देने के लिए एक परेशान करने वाला सवाल है कि क्या ट्रंप युग के वादे के साथ अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने के लिए श्री बिडेन एशियाई सहयोगियों और भागीदारों को आश्वस्त करने में सक्षम होंगे कि अमेरिका नहीं करेगा भी व्यापक एशिया क्षेत्र में एक कम रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। एक हद तक अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सिंगापुर और वियतनाम यात्रा का उद्देश्य ऐसी चिंताओं को दूर करना और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए उत्साह को बढ़ाना था जिसने एक झटका लिया है। फिर भी जब तक वाशिंगटन जमीनी स्तर की भागीदारी के साथ इस तरह की शिखर बैठकों का पालन नहीं करता है, उदाहरण के लिए क्वाड या भारत सहित मैत्रीपूर्ण लोकतंत्रों के साथ गहरी द्विपक्षीय पहल के माध्यम से एशियाई शक्तियों को अपने हितों के प्रति वाशिंगटन की उदासीनता के अलावा कुछ भी मानने के लिए कड़ी मेहनत की जाएगी। पश्चिम के लिए इस प्रकार उभरने वाले महत्वपूर्ण झटके का खतरा कम से कम दो गुना हो सकता है। पहला, अफगानिस्तान के पश्चिमी कब्जे वाले क्षेत्र से परित्यक्त राष्ट्र में चक्रीय संक्रमण और अंततः वैश्विक आतंकी संगठनों के लिए एक प्रजनन स्थल अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। और दूसरा, एशिया में क्षेत्रीय आधिपत्य के क्रम में किसी भी नए स्थान को सौंप दिए जाने पर चीन को उल्लंघन में कदम रखने में बहुत खुशी होगी। इसी के साथ ही ये न्यूज़ खत्म होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है जिसका टाइटल है द वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी, या हिंदी में मतलब है निरंतरता का गुण। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। भारत का ध्यान प्रतिदिन बड़ी संख्या में टीकाकरण पर होना चाहिए, न कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर। 27 अगस्त शुक्रवार को भारत ने एक दिन के टीकाकरण के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। 10.7 मिलियन खुराक। पिछले 2 दिनों में 8.3 मिलियन टीकाकरण और 23-24 अगस्त को 6.3 मिलियन से अधिक खुराक। हालांकि शनिवार को यह संख्या तेजी से गिरकर 7.9 मिलियन हो गई। 29 अगस्त को 34 लाख खुराकें दी गईं, लेकिन रविवार की संख्या कम दर्ज की गई। इसी तरह का पैटर्न 21 जून को देखा गया था। एक दिन में 8.7 मिलियन खुराक, जो अगले दिन घटकर 5.8 मिलियन हो गई और एक सप्ताह के लिए लगभग 6 मिलियन से अधिक पर स्थिर रही। जुलाई की पहली छमाही में प्रशासित खुराकों की संख्या गिरकर 3-4 मिलियन खुराक हो गई। 21 जून का रिकॉर्ड उस दिन से अधिक मेल खाता है जब संशोधित कोविड-19 टीकाकरण रणनीति लागू हुई, अर्थात सरकार ने उत्पादित टीकों का 75% खरीद लिया और राज्यों को मुफ्त में आपूर्ति की। हालांकि 27 अगस्त का रिकॉर्ड किसी भी अवसर से मेल नहीं खाता है, लेकिन यह बताता है कि इरादा 10 मिलियन का आंकड़ा पार करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए अधिक था। अगले ही दिन टीकाकरण में भारी गिरावट संशय को जन्म देती है। महामारी के दौरान रिकॉर्ड स्थापित करने पर नहीं, बल्कि प्रतिदिन बड़ी मात्रा में लोगों को लगातार टीकाकरण करने
और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हर दिन सभी केंद्रों पर टीके उपलब्ध हैं। टीके की उपलब्धता अनिश्चितता गरीबों के बीच भाव बढ़ाने में मदद नहीं करती है। अगले ही दिन टीकाकरण में भारी गिरावट संशय को जन्म देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंभीर कोविड-19 बीमारी और मृत्यु के कारण अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करने के लिए टीकाकरण एक सुरक्षित और सुनिश्चित तरीका होने के साथ प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में तेजी से और लगातार टीकाकरण करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी राज्यों को बड़ी संख्या में खुराक की समान और नियमित आपूर्ति की आवश्यकता है। दैनिक खुराक की संख्या बढ़ाने का एक निश्चित तरीका यह है कि जब सरकारी निजी अस्पतालों को अलग से आवंटन के बिना उत्पादित 100% टीकों की खरीद करे। मई और 15 जुलाई के बीच कीमती समय और खुराक बर्बाद हो गया। अब निजी अस्पतालों ने 25% के आवंटन के मुकाबले उत्पादित टीकों का केवल 7 से 9% उपयोग किया। सरकार ने 7 जून की नीति में देरी से संशोधन किया है ताकि निर्माता निजी अस्पतालों के लिए उत्पादित 25% टीकों को अलग नहीं रखेंगे, बल्कि मांग के अनुसार आपूर्ति करेंगे और शेष सरकार को आवंटित करेंगे। यदि निर्माताओं को निजी अस्पतालों को अधिक कीमत पर टीके बेचने की अनुमति देने का औचित्य वैक्सीन अनुसंधान को निधि देना था, तो निजी अस्पतालों द्वारा की गई छोटी उठाव इस उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। इसलिए सरकार को उत्पादित सभी टीकों की खरीद करनी चाहिए, क्योंकि इससे राज्यों को बेहतर वैक्सीन आवंटन में मदद मिलेगी, वैक्सीन की असमानता कम होगी, वृद्धि होगी और राज्य अधिक संगठित तरीके से दैनिक टीकाकरण रणनीतियों की योजना बना। इसी के साथ ही ये न्यूज़ खत्म होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की। एडिटोरियल की अगली बड़ी न्यूज़ है मैरिटल रेप एंड इंडिग्निटी टू वुमेन, जिसका हिंदी में अर्थ है वैवाहिक बलात्कार के लिए एक अपमान। तो आइए इसे पढ़ते हैं। वैवाहिक बलात्कार अपवाद महिलाओं की गरिमा, समानता और स्वायत्तता के विपरीत है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में आवेदक पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती देने वाली एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका का फैसला किया। उनकी पत्नी के आरोपों के आधार पर भारतीय दंड की धारा 376 बलात्कार, धारा 377 प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संभोग और धारा 498 ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता के तहत एक ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए थे। उच्च न्यायालय ने धारा 498 ए और 377 के तहत आरोपों को बरकरार रखा, लेकिन धारा 376 के तहत पति को इस आधार पर बरी कर दिया। अपवाद 2 से धारा 375 बलात्कार की परिभाषा के आधार पर एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग बशर्ते वह खत्म की गई हो 18 वर्ष की आयु को, अर्थात उसने 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति में बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी। चूंकि उच्च न्यायालय कानून द्वारा बाध्य था, जो पतियों को अपनी पत्नियों के साथ बलात्कार करने के लिए मुकदमा चलाने या दंडित करने से छूट देता है। यह कानूनी कल्पना बनाकर कि शादी के भीतर सभी सेक्स सहमति से हैं, अदालत के लिए कोई अन्य निष्कर्ष खुला नहीं था। इसके बावजूद भारतीय आपराधिक कानून की विसंगतियां और विफलताएं निर्णय द्वारा उजागर की गईं, जो कि जांच के योग्य हैं। असंगत प्रावधान। सबसे पहले वैवाहिक बलात्कार अपवाद अन्य यौन अपराधों के साथ असंगत है, जो विवाह के लिए कोई ऐसी छूट नहीं देते हैं। इस प्रकार किसी अन्य पुरुष की तरह ही एक पति पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, दृश्यरिकता और जबरन कपड़े उतारने जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। अपनी पत्नी से अलग हुए पति, हालांकि तलाकशुदा न होने पर भी बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है। धारा 376 भी। धारा 377 जो कि नवजोत सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पहले था, के तहत एक पति पर अपनी पत्नी के साथ लिंग योनि में प्रवेश के अलावा गैर सहमति से प्रवेश करने वाले यौन संबंधों के लिए आरोप लगाया जा सकता है और कोशिश की जा सकती है। सहमति या कमी धारा 370 के लिए प्रासंगिक नहीं था, लेकिन अब है। नतीजत लिंग योनि में प्रवेश करने वाला संभोग आपराधिक अभियोजन से सुरक्षित है जब तक एक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया जाता है। जबरन या सहमति के बिना भी किया जा सकता है। यदि इस अत्यंत सीमित छूट का कोई अंतर्निहित तर्क है
तो यह तुरंत स्पष्ट नहीं। पितृसत्तात्मक विश्वास। दूसरा, वैवाहिक बलात्कार अपवाद व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और मौलिक अधिकारों जैसे कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार में निहित लैंगिक समानता के संवैधानिक लक्ष्यों का अपमान है। जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि व्यभिचार का अपराध असंवैधानिक था, क्योंकि यह इस सिद्धांत पर स्थापित किया गया था कि एक महिला शादी के बाद अपने पति की संपत्ति है। वैवाहिक बलात्कार अपवाद एक समान पितृसत्तात्मक विश्वास को धोखा देता है कि शादी के बाद एक पत्नी को व्यक्तिगत और यौन स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता और मानवीय गरिमा का अधिकार आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। उसका पति उसका यौन गुरु है और वह उसके साथ बलात्कार करने का उसका कानूनी अधिकार को प्राप्त है। वैवाहिक बलात्कार छूट को संरक्षित करने के लिए आमतौर पर यह उद्धृत तर्क दिया जाता है कि वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक अपराध के रूप में मान्यता देना विवाह की संस्था को नष्ट करेगा। यह स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ 2017 में सरकार का बचाव था। इस दावे को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चतुराई से कहा, विवाह संस्थागत नहीं बल्कि व्यक्तिगत है। कुछ भी विवाह की संस्था को नष्ट नहीं कर सकता है, सिवाय एक कानून के जो विवाह को अवैध और दंडनीय बनाता है। हालांकि अगर यह सच है कि वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण विवाह की संस्था को नष्ट कर देगा, तो यह हमें इस तथाकथित संस्था के बारे में क्या बताता है? यदि इसका अस्तित्व पतियों के अपने पत्नियों से बलात्कार करने के अधिकार और पत्नियों की यौन स्वायत्तता के कानूनी रूप से स्वीकृत उल्लंघन पर निर्भर करता है, क्या यह संस्था बचने लायक है? क्या इस तरह की शादी हमारे समाज की आधारशिला बनने लायक है? निश्चित तौर पर बेहतर कर सकते हैं। वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के खिलाफ अक्सर एक और तर्क दिया जाता है, क्योंकि विवाह एक यौन संबंध है, इसलिए वैवाहिक बलात्कार के आरोपों की वैधता का निर्धारण करना मुश्किल होगा। भले ही हम स्वीकार करते हैं, तर्क देते हैं कि विवाह अनिवार्य रूप से एक यौन संबंध है, इस तर्क में पानी नहीं है। यह विवाह नहीं है जो निर्णय में समस्या पैदा करता है, बल्कि खतरनाक रूप से गलत धारणा है कि सहमति केवल एक महिला के कपड़े, उसके यौन इतिहास या वास्तव में के रिश्ते की स्थिति से ली जा सकती है, जबकि वर्तमान कानून इस गलत धारणा के तहत काम करता प्रतीत होता है। विवाह अस्थायी यौन सहमति का प्रतीक नहीं है, इसलिए विवाह के भीतर यौन संपर्क के संदर्भ में सहमति या उसके अभाव का निर्धारण किसी भी अन्य संदर्भ में, विशेषकर अन्य चल रहे यौन संबंधों में जैसा ही होगा। अधीनता को रेखांकित करना। यह चौंकाने वाली बात है कि आईपीसी की धारा 375 का अपवाद 2 आज तक जीवित है। हमारे संविधान के उदार और प्रगतिशील मूल्यों के विपरीत और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन जैसे उपकरणों के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन प्रावधान पुरुषों के लिए महिलाओं की अधीनता को रेखांकित करता है, खासकर शादी के भीतर। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट में अपवाद को पढ़ लिया था, ताकि अपनी नाबालिग पत्नियों से बलात्कार करने वाले पति इसके पीछे छिप न सकें। अब समय आ गया है कि वयस्क महिलाओं को विवाह में समान सुरक्षा और गरिमा प्रदान की जाए। ये बातचीत थी श्रद्धा चौधरी जी के साथ, जो कि जिंदल ग्लोबल लॉ कॉलेज सोनीपत से पीएचडी उम्मीदवार लॉ में हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो कि हैं, यानी कि श्रद्धा चौधरी जी सोनीपत के ग्लोबल जनरल स्कूल में लेक्चरर हैं और इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है, वो भी लॉ में। इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है, बढ़ते अगले न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है जिसका टाइटल है स्टिल हैंगिंग फायर और ट्रांसपेरेंसी। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। यहाँ इसका हिंदी में मतलब है पारदर्शिता पर अब भी लटकी आग। न्यायालयों को हमारे सांसदों के काल्पनिक अंतःकरण की अपील करने से परे जाने की आवश्यकता है। हाल के एक फैसले में न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 8 राजनीतिक दलों पर अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में नागरिकों को सूचित करने के न्यायालय के निर्देशों की अवमानना करने के लिए जुर्माना लगाया है। 2004 में 24% संसद सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित थे। 2019 के आम चुनाव के बाद यह आंकड़ा खतरनाक रूप से बढ़कर 43 हो गया। अपराधीकरण की इस दुर्भावना को संबोधित करने के लिए जो लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है, शीर्ष अदालत ने निर्णयों की एक श्रृंखला में भारतीय राजनीतिक दलों न केवल उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को घोषित करने और व्यापक रूप से प्रचारित करने का निर्देश दिया था,
बल्कि सूचित भी किया। निर्वाचक मंडल ने इन उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की तुलना में पार्टी द्वारा अधिक पाया गया। यह अनुमान लगाते हुए पार्टियां जीतने की क्षमता को मानदंड के रूप में उद्धृत करेंगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चयन के कारण संबंधित उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियों और योग्यता के संदर्भ में हो। इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पार्टियां जानने के अधिकार की यह पहला उदाहरण नहीं है जब राजनीतिक दलों ने लोगों के सूचना के अधिकार के प्रति पूरी तरह से अवमानना की है। भारत संघ बनाम एडीआर 2002 में निर्णय के बाद अनुकरणीय एकरूपता में कार्य करते हुए चुनाव के लिए खड़े सभी उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक, वित्तीय और आपराधिक पृष्ठभूमि घोषित करने के लिए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। राजनीतिक दलों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया। 1951 प्रकटीकरण आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए कोर्ट ने संशोधनों को रद्द कर दिया। 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग CIC की पूर्ण पीठ ने सूचना के अधिकार RTI अधिनियम 2005 के तहत 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण पार्टियों को जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने और खुद को इसके प्रावधानों के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। पारदर्शिता कानून पार्टियों का संकल्प नागरिकों के साथ अपने कामकाज के बारे में जानकारी नहीं साझा करने का इतना मजबूत था कि राजनीतिक दलों को कानून के दायरे से बाहर करने के लिए RTI कानून में संशोधन करने के लिए तुरंत संसद में एक विधेयक पेश किया गया। जनता के कड़े विरोध के कारण ही संशोधनों को अंततः हटा दिया गया। फिर भी किसी भी न्यायालय से आयोग के आदेश पर रोक प्राप्त किए बिना इसे केवल असभ्य अवज्ञा कहा जा सकता है कि नीति का पालन करते हुए पार्टियों निर्देशों का पालन करने से चुनावी बॉन्ड योजना पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी के मुद्दे पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शिता के खिलाफ नए मोर्चे का प्रतिरोध किया है। इसने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत की, जिससे भारतीय और विदेशी स्रोतों द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित नाम धन की बाढ़ आ गई। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत रूप से चुनावी वित्त पोषण में पारदर्शिता के विचार के प्रति शत्रुतापूर्ण रही है। राजनीतिक दलों ने अपनी सरकारों की नीतियों और निर्णयों और अपने प्रमुख दानदाताओं के हितों के बीच संबंधों की किसी भी परीक्षा का उत्साहपूर्वक विरोध किया है। चुनावी बॉन्ड ने लोगों के जानने के अधिकार को और झटका दिया और चुनावी राजनीति में बड़े धन की भूमिका को मजबूत किया है। योजना का डिजाइन ऐसा है कि नागरिकों और विपक्षी दलों के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कौन किस पार्टी का बॉन्ड दान कर रहा है, लेकिन सत्ता में पार्टी के लिए डेटा तक पहुंचना मुश्किल। सत्ता में पार्टी के पक्ष में योजना की यह विषमता उसे अनुचित लाभ देती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बॉन्ड के माध्यम से दान के शेयर के हिस्से को भाजपा ने हथिया लिया है। चुनावी बॉन्ड के साधन चुनौती की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में यह कहा कि वजनदार मुद्दों को जन्म देता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने 2019 कहा यह मामला वजनदार मुद्दों को जन्म देता है जिनका देश में चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता पर जबरदस्त असर पड़ा है। दुर्भाग्य से मामला है पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया। आजकल लगभग 4 वर्षों से हमारे लोकतंत्र के केंद्र में वे ऐसी सरकारें बनाते हैं, ऐसी नीतियां बनाती हैं जिनका लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधि कानून बनाते हैं जो हम पर शासन करते हैं। इसलिए लोगों को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दल कैसे काम कर रहे हैं, उन्हें कौन वित्त पोषण कर रहा है और नीतिगत निर्णय लेते समय विधायिका में विधेयकों का समर्थन या विरोध करते समय या विभिन्न चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय वे किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। न्यायालय ने बार बार सांसदों की अंतरात्मा से राजनीतिक दलों की अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों राजनीति में भागीदारी पर रोक लगाने की अपील की है। हालांकि जस्टिस नरीमन और BR गवई के शब्दों में ये सभी अपीलें बहरे कानों पर पड़ी हैं। राष्ट्र न इंतजार करना जारी रखता है। राजनीति की प्रदूषित धारा को साफ करना स्पष्ट रूप से तत्काल दबाव वाली चिंताओं में से एक नहीं। न्यायालय को अधिक सक्रिय होना स्पष्ट है कि राजनीतिक दलों और विधायिका में प्रतिनिधियों खुद को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने में कोई दिलचस्पी भारी जनहित को दांव पर लगाते हुए शायद न्यायपालिका के लिए और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का समय आ गया। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले और CIC के आदेश का पालन करने में राजनीतिक दलों के कार की चुनौती पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता। अंत में यह जांच करने की आवश्यकता है
या उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने कुछ लाख रुपए के संबंध में निर्देशों के उल्लंघन के बाद का निर्धारण उन दलों को रोकने की संभावना है। हर साल सैकड़ों करोड़ की आय घोषित करते हैं। देश अब अदालतों को लोकतंत्र की दुर्बलता के निष्क्रिय दर्शक होने का जोखिम नहीं उठाता है। जनहित की मांग है, न्यायिक हस्तक्षेप हमारे सांसदों के काल्पनिक विवेक को आकर्षित करने से परे हो। बातचीत के अंत से अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले, जिसका टाइटल है द वैक्सीन्स लास्ट माइल प्रॉब्लम। चलिए इसे पढ़ते हैं। नाजुक वितरण आवश्यकताओं वाले टीकाकरण कार्यक्रमों में अंतिम मील का अर्थ है बनाना या तोड़ना। कोविड-19 ने हमारी दुनिया की विशाल असमानताओं को उजागर किया और बढ़ा दिया। अब मानवता का टीकाकरण करने का प्रयास वैश्विक असमानता में नवीनतम मोर्चा बनाने का जोखिम उठाता है। वैक्सीन राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में बौद्धिक संपदा या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बहस कोविड-19 टीकों के निष्पक्ष और समान पहुंच जोखिम में है। यह जीवन खर्च करेगा, अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा और हमारी वसूली को पहुंच से बाहर कर देगा। रिकॉर्ड गति से विकसित और अनुमोदित किए जाने वाले टीके हमें दिखाते हैं कि हम एक साथ काम करके क्या हासिल कर सकते हैं। अब हमें पूरी दुनिया को टीका लगाने के लिए साझेदारी की उसी भावना की आवश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके पैमाने और तात्कालिकता का मतलब है कि हमें इसका समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें तत्काल प्रौद्योगिकी और खुराक साझा करनी चाहिए, लेकिन हमें उन समुदायों पर भी ध्यान देना चाहिए जो सबसे पीछे रह गए हैं। जो मुझे मेरी मुख्य बात तक लाता है वो ये है कि हम यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि टीके सबसे कमज़ोर, दुर्गम स्थानों, नाजुक राज्यों और संघर्ष क्षेत्रों में पहुँचे। यहाँ तक कि अगर खुराक की जगह है, भुगतान किया गया है और भेज दिया गया है। तो अफगानिस्तान और अमेजन के पहाड़ों में, मध्य अफ्रीकी गणराज्य या कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की विशाल भूमि में या मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में प्रभावी टीका कवरेज का क्या अर्थ है? और खानाबदोश आबादी। मैं ये सवाल इसलिए उठाता हूँ, संयुक्त राष्ट्र की बुनियादी ढांचा और खरीद एजेंसी ने मुझे सिखाया है अंतिम में बहुत मायने रखता है। दक्षिण पूर्व एशिया में वनवासियों के लिए महत्वपूर्ण दवाएं लाने, भोजन पहुंचाने से लेकर ब्राजील में डोंगी द्वारा फेस मास्क और सैनिटाइजर पहुंचाने तक, जानते हैं, दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं को लागू करने के लिए और लचीला, और हम ऐसी नाजुक आवश्यकताओं वाले टीकों के बारे में बात करते हैं। बनाना तार्किक मुद्दे, उदाहरण के लिए कोल्ड चेन डिलीवरी की आवश्यकताएं वर्तमान में विकासशील देशों के लिए कहीं अधिक बड़ी चुनौती। यह खराब परिवहन बुनियादी ढांचे के संयोजन के कारण है। टीकों को स्टोर करने के लिए बिजली तक कोई विश्वसनीय पहुंच नहीं है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए जिन्हें कम तापमान भंडारण की आवश्यकता नहीं है। उच्च दिन के उजाले तापमान, टीकों को गोदामों से पूरी मानव आबादी तक पहुंचाने की तार्किक चुनौती हमारे इतिहास में सबसे बड़े वैक्सीन रोलआउट की सफलता की कुंजी है। लेकिन इसके लिए बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे और मजबूत रसद समर्थन की आवश्यकता है। इस पहेली के कई हिस्से हैं, टीकों के वितरण और कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन से लेकर टीके लगाने वालों को काम पर रखने और प्रशिक्षण देने तक। इसमें शामिल समुदायों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना और यह सुनिश्चित करना कि इस बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभ्यास से चिकित्सा अपशिष्ट हमारी भूमि और महासागरों को नहीं भरता है और हमारे जलवायु आपातकाल में शामिल नहीं होता है। ये सभी अधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण में और भी अधिक परीक्षण कर रहे हैं। दीर्घकालिक लाभ, इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक नैतिक आर्थिक दायित्व का उल्लेख नहीं है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह चुनौतीपूर्ण अभ्यास हमें बेहतर भविष्य के लिए अधिक लचीला स्वास्थ्य प्रणाली बनाने का अवसर भी देता है। यदि टीकाकरण क्लिनिक के लिए बुनियादी ढांचा अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है तो यह महामारी के बाद भी समुदायों की सेवा कर सकता है। सोलर वाटर हीटर से लेकर कोल्ड चेन सुविधाओं और चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक तक अब पेश किए जाने वाले अस्थायी समाधान लंबे समय में समुदायों को लाभान्वित कर सकते हैं। पिछले साल महामारी ने न केवल घातक असमानताओं को प्रकट किया, बल्कि स्वास्थ्य प्रणालियां, आपूर्ति श्रृंखलाओं और रसद में भी प्रमुख दोष रेखाएं
भी प्रकट की। 1 साल बाद हम अपनी दुनिया के लिए टीके की असमानता से निपटने और दुनिया भर में अधिक समावेशी, लचीला और टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणालियों की नींव बनाने के लिए सीखे गए पाठों का निर्माण करने के लिए ऋणी हैं। यह हमारी महामारी की स्थायी विरासत हो सकती है। बेहतर वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे वाली दुनिया, अर्थात बेहतर वैश्विक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे वाली दुनिया, यह महामारी स्थायी विरासत हो सकती है। हमें याद रखना चाहिए कि हम में से कोई भी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक हम सभी सुरक्षित नहीं हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस वैश्विक अंतिम मील पर एक साथ काम करें और एक साथ फिनिश लाइन को पार करें। अगर हम असफल होते हैं तो हम निश्चित नहीं हो सकते कि यह मील कब तक चलेगा। ये बातचीत के अंश थे ग्रेट फ्रेमो के साथ, जो अंडर सेक्रेटरी जनरल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं UNOPS के। तो इसी के साथ ये न्यूज़ ख़त्म होती है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़। अगली न्यूज़ है जिसका टाइटल है बांग्लादेश डिप्लोमेटिक ओपेंस। का हिंदी में मतलब है बांग्लादेश राजनयिक मिशन खुला। यह आज से 50 साल पहले 30 अगस्त 1971 की बात है। चलिए इसे पढ़ते हैं। टैगोर की अमर सोनार बांग्ला अमी तुम्हारी भालोबाशी, माई गोल्डन बंगाल आई लव यू हवा किराए पर लेती है और एक नीला झंडा जिस पर बांग्लादेश लिखा होता है मस्तूल पर चढ़ जाता है, जो बांग्लादेश के एक राजनयिक मिशन के उद्घाटन का प्रतीक है। नई दिल्ली में आनंद निकेतन में मिशन भवन में साधारण समारोह आयोजित किया गया था, लेकिन मिशन के प्रमुख श्री KM शहाबुद्दीन ने इस अवसर पर एक बयान में चाणक्यपुरी में उच्चायोग की इमारतों पर दावा किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान हाउस, तिलक मार्ग पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त के आधिकारिक निवास बांग्लादेश की सही संपत्ति के रूप में है। उन्होंने कहा कि अन्य राजधानियों में समान मिशनों की तरह ये महलनुमा इमारतें पाकिस्तान के शासकों द्वारा बांग्लादेश के जूट और चाय से अर्जित विदेशी मुद्रा से बनाई गई थीं और इस तरह बांग्लादेश के लोगों की तुलना में उन पर किसी का भी बड़ा अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा, श्री शहाबुद्दीन ने समझाया कि मेजबान सरकार यानी कि भारत सरकार को शर्मिंदगी से बचाने के लिए बांग्लादेश का झंडा इन दो इमारतों पर नहीं बल्कि एक अलग इमारत पर फहराया गया था। श्री शहाबुद्दीन को उम्मीद थी कि भारत जल्द ही बांग्लादेश और उसकी कानूनी रूप से गठित सरकार को मान्यता देगा। अगली न्यूज़ का टाइटल है प्रिजन रिफॉर्म। तो चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। जेल सुधार। ये आज ही से 100 साल पहले 31 अगस्त 1921 की घटना है। चलिए इसे पढ़ना चालू करते हैं। यूरोपीय युद्ध के फैलने से ही भारत में जनता यह मान चुकी थी कि भारतीय जेल थोड़ी पुरानी है और इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है, और सरकार के खिलाफ आरोपों की गंभीरता यह थी कि भारत अभी भी बहुत पीछे था अपराधियों के इलाज के मामले में अन्य सभ्य देश। भारत सरकार ने पश्चिमी देशों में जेल प्रशासन का व्यापक सर्वेक्षण करने और विशेषज्ञों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद सिफारिशें करने के लिए दक्षिणी प्रेसिडेंसी में जेल प्रशासन का कुछ अनुभव रखने वाले मद्रास नागरिक के साथ एक समिति का गठन किया, जिससे भारत में जेल प्रशासन अप टू डेट हो जाए, यानी कि आधुनिक हो। एडिटोरियल के सबसे अंतिम क्षण पर अब हम आ चुके हैं, जो कि है डेटा पॉइंट, जिसकी हेडलाइन है डिसप्रोपोर्शनेट वैक्सीन सप्लाई, अर्थात असंगत टीके की सप्लाई अर्थात उपलब्धता। तो इस डेटा पॉइंट में हम देख सकते हैं कि भारत के स्टेट वाइज जो जो भी राज्य पड़ते हैं वहाँ पर कितनी वैक्सीन कब कब पहुँचाई गई है, इसका डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ध्यान से समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे गए हैं जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो इसी के साथ ही आज की एडिटोरियल न्यूज़ समाप्त होती है और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।